नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेस्टिनेशन हिस्ट्री पॉइंट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस कोरोना काल में जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए RRB NTPC 2020-21 में आए प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 25 लेकर आए हैं, जो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी होगा और यह सीरीज आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसमें से 100% क्वेश्चन आने के चांस हैं। अगर आप इस पार्ट को देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं आप पिछले पार्ट्सों को देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर देखें, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि ये हमारी छुपी हुई सामर्थ्य है और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। क्या जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकलने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। इसलिए अगर कोई कठिनाई आती है तो उसका डटकर सामना करो, ये नहीं कि उससे डरो। क्योंकि अगर कोई भी कठिनाई आ रही है तो हमारे अंदर की जो छुपी हमारी क्षमता है उसे वह बाहर निकाल रही है। तो इसी जोश और उत्साह के साथ करते हैं आज की अपनी क्लास स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन, महारत्न कंपनी कौन सी है? तो महारत्न कंपनी कौन सी है? ये जो कंपनी निम्नलिखित कंपनियां दे रखी हैं, इनमें से महारत्न कंपनी कौन सी है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा हमारा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो हमारी महारत्न कंपनी है, और ये भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये नवरत्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये भी नवरत्न है, और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये भी हमारी कैसी है? नवरत्न कंपनी है। तो हमारी ये कुछ 10 महारत्न कंपनियां दे रखी हैं। कौन कौन सी हैं? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये हमारी कितनी? 10 महारत्न कंपनियां हैं। और 14 हमारी नवरत्न कंपनियां हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, NBC इंडिया लिमिटेड, NMDC लिमिटेड, NLC इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, और नंबर 14 शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये हमारी कितनी? 14 नवरत्न कंपनियां और 10 महारत्न कंपनियां हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेतु भारतम योजना कब लॉन्च की गई थी? जो सेतु भारतम योजना है वो कब लॉन्च की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 2015, ऑप्शन नंबर बी 2016, ऑप्शन नंबर सी 2017 या ऑप्शन नंबर डी 2019। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा जो सेतु भारतम योजना है वो हमारी ऑप्शन नंबर बी 2016 में लॉन्च की गई थी। कब? 4 मार्च 2016 को लॉन्च की गई थी। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये सेतु भारतम योजना लॉन्च की गई थी। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य ये था कि भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को 2019 तक रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना था। क्या? भारत के जितने बार भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन्हें 2019 तक रेलवे क्रॉसिंग से क्या करना था? मुक्त करना था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो आंसर क्या होगा? अभिषेक वर्मा, ऑप्शन नंबर बी सौरभ चौधरी, ऑप्शन नंबर सी राही सरनोबत या ऑप्शन नंबर डी मनीषा कीर। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राही सरनोबत। राही सरनोबत ने एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता था। ये 18 में एशियाई खेल थे। 2018 में कौन से? 18 में एशियाई खेल। अच्छा, सौरभ चौधरी ने किस में? तो सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। किस में? 10 मीटर की में। और जो 2018 जो एशियाई गेम्स हैं वो कहाँ हुए थे? तो ये हमारे कहाँ हुए थे? जकार्ता। कहाँ?
जकार्ता एंड पैलेम्बैंग, कहाँ? पैलेम्बैंग इंडोनेशिया, कहाँ? जकार्ता एंड पैलेम्बैंग इंडोनेशिया में ये हुए थे। कौन से एशियन गेम्स? अच्छा, जो नेक्स्ट एशियन गेम्स हैं जो 2022 के हैं वो कहाँ होंगे? ये हैंगझोउ झेजियांग चाइना, कहाँ? हैंगझोउ झेजियांग चाइना में होंगे 2022 के हमारे एशियन गेम्स। और जो 2018 के एशियन गेम्स है उसमें भारत की कितनी रैंक थी? तो भारत की हमारी कितनी रैंक थी? 8वीं रैंक थी। कौन सी? 8वीं रैंक थी भारत की 2018 के एशियन गेम्स में। 15 गोल्ड मिले थे, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज, और टोटल कितने? 69 मेडल प्राप्त किए थे किसने? भारत ने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो भारत के जो वर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए तुषार मेहता, ऑप्शन नंबर बी गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन नंबर सी के वेणुगोपाल, या ऑप्शन नंबर डी प्रदीप कुमार जोशी। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के वेणुगोपाल। ये भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं, यानी 15वें महान्यायवादी हैं। अच्छा, ये महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो हैं 21 आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, तो ये 76 आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। किसने? 76 के। अच्छा, तुषार मेहता के बारे में बात करें तो ये क्या है? तो ये सॉलिसिटर जनरल हैं। कौन? सॉलिसिटर जनरल हैं ये इंडिया के सॉलिसिटर जनरल। कौन? तुषार मेहता। और गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू ये कौन है? ये कैग हैं। कौन? कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्या? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? तो ये 148 आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अच्छा, प्रदीप कुमार जोशी के बारे में बात करें तो ये यूपीएससी के चेयरमैन है। कौन? ये यूपीएससी के चेयरमैन है। कौन? प्रदीप कुमार जोशी। अच्छा, यूपीएससी के जो चेयरमैन है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? वो आर्टिकल 316 के अंतर्गत आते हैं। और पीएससी किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? तो पीएससी 315 से कितने से? 315 से और 323 आर्टिकल के अंतर्गत पीएससी आता है। यानी जो पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन और स्टेट 315 से 323 के बीच में आता है। और यूपीएससी का चेयरमैन वो 316 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओपेक में कुल कितने सदस्य शामिल हैं? तो ओपेक में कुल कितने सदस्य शामिल हैं? तो ओपेक में ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 12, या ऑप्शन नंबर सी 13, या ऑप्शन नंबर डी 15। तो आंसर क्या होगा? ओपेक में कितने सदस्य शामिल? तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 13। ओपेक में 13 सदस्य शामिल हैं। अच्छा, ओपेक की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो ओपेक की फुल फॉर्म है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करती हैं कंट्री, उनके समूह को क्या कहा जाता है? ओपेक कहा जाता है। कितनी है वो सदस्य उसके? तो वो सदस्य हैं 13। अच्छा, इक्वेडोर जो इसका सदस्य था पहले, तो वो जनवरी 2020 में निकला था। कब? जनवरी 2020 में। कौन सा? इक्वेडोर। कौन सा? इक्वेडोर जनवरी 2020 में निकला था, बाहर निकल गया था इससे, ओपेक से। और इंडोनेशिया नवंबर 2016 में। कौन सा? इंडोनेशिया कब? नवंबर 2016 में बाहर निकल गया था, 2016 में। और एक कतर था। कौन सा? कतर। तो कतर कब निकला था? तो कतर जनवरी 2019 को ओपेक से बाहर निकल गया था। अब इन तीनों को निकलने के बाद फिलहाल कितने हैं? तो 13 मेंबर कंट्री हैं फिलहाल किसमें? ओपेक में। अच्छा, ओपेक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1960 को हुई थी। कब? 1960 को हुई थी। कहाँ? बगदाद, इराक में। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर ओपेक का कहाँ है? वियना। कहाँ? वियना हेडक्वार्टर है किसका? ओपेक का। वियना कहाँ? किसकी राजधानी है? तो वो ऑस्ट्रिया की। किसकी?
ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ओपेक का हेडक्वार्टर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में है? तो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में है? तो ऑप्शन नंबर ए ATS, ऑप्शन नंबर बी ISA, ऑप्शन नंबर सी OECD या ऑप्शन नंबर डी नाटो। तो क्या होगा आंसर हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? हमारे भारत में। किस जगह? तो वो है गुरुग्राम। कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा। कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। अच्छी, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये पेरिस में फाउंड हुआ था। कहाँ? पेरिस में फाउंड हुआ था। कौन सा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अच्छा, ATS के बारे में बात करें तो ATS क्या है? तो ये एंटी टेररिज्म स्काउट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एंटी टेररिज्म स्काउट। ये स्पेशल पुलिस फोर्स है इंडिया की। ये कौन कौन से जो स्टेट में है? तो ये महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, केरल में है, यूपी में है, राजस्थान में, बिहार में, झारखंड और वेस्ट बंगाल, यानी टोटल 8 स्टेट में ये जो है ATS है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड। अच्छा, OECD के बारे में बात करें तो OECD क्या है? तो OECD हमारी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। कहाँ? पेरिस में। अच्छा, नाटो। नाटो क्या है? तो नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? नाटो का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है? तो लाइनेक्स, मैकोस, मैक OS, ग्राफिक्स या यूनिक्स। तो आंसर क्या होगा हमारा? एक सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो सॉफ्टवेयर हमारा है ग्राफिक्स। ऑप्शन नंबर सी ग्राफिक्स एक हमारा सॉफ्टवेयर है। और ये लाइनक्स, मैक OS और ये यूनिक्स ये क्या है? तो ये हमारी क्या है? ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सी? लाइनक्स, मैक OS और यूनिक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए विद्या देवी भंडारी, ऑप्शन नंबर बी खड़गा प्रसाद शर्मा ओली या ऑप्शन नंबर सी लोटे शेरिंग या ऑप्शन नंबर डी गोतबाया राजपक्षे। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्या देवी भंडारी। कौन? विद्या देवी भंडारी ये नेपाल की कौन है? प्रेसिडेंट है। अच्छा, खड़गा प्रसाद ओली तो ये नेपाल के PM है यानी प्रधानमंत्री हैं। इन्हें KP शर्मा ओली के नाम से भी जाना जाता है, इनका शॉर्ट फॉर्म। अच्छा, लोटे शेरिंग कौन है? तो लोटे शेरिंग ये हमारे कहाँ के? भूटान के प्रेसिडेंट हैं। कहाँ के? भूटान के प्रेसिडेंट। कौन? लोटे शेरिंग। अच्छा, गोतबाया राजपक्षे तो ये लंका के कहाँ के? श्रीलंका के कौन है? राष्ट्रपति। कौन? गोतबाया राजपक्षे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, URL क्या है? तो URL ऑप्शन नंबर ए एड्रेस ऑफ वेब पेज, ऑप्शन नंबर बी सर्च इंजन, ऑप्शन नंबर सी ब्राउजर या ऑप्शन नंबर डी सॉफ्टवेयर। तो URL क्या है? URL एक हमारा एड्रेस ऑफ वेब पेज है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए एड्रेस ऑफ वेब पेज। URL की फुल फॉर्म क्या है? तो URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL की फुल फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म के बारे में भी आ जाता है, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक नहीं है। निम्न में से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से कौन एक नहीं है? तो आंसर ऑप्शन नंबर धन्वंतरी, ऑप्शन नंबर बी अमर सिंह, ऑप्शन नंबर सी कालिदास या ऑप्शन नंबर डी तानसेन। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तानसेन। तानसेन किसके नवरत्न थे? तो ये अकबर के नवरत्न में से एक थे। किसके? ये अकबर के नवरत्न में से एक थे। कौन? तानसेन। ये इन्हें संगीत का सम्राट कहा जाता है। क्या? संगीत का सम्राट कहा जाता है। किन्हें? तानसेन को संगीत का सम्राट कहा जाता है। ये अकबर के नवरत्न में शामिल थे। धन्वंतरी, कालिदास और अमर सिंह और कालिदास ये किसके? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न कौन कौन से हैं? तो वो हैं
धनवंतरी हैं, अमर सिंह हैं, कालिदास हैं, छपड़क है, शंकु है, वेताल भट्ट है, कटकर पर क्या कटकर पर, वराहमिहिर और वररुचि। ये कितने 9 ये किसके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कौन है, नवरत्न है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे। तो अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे, तो ऑप्शन नंबर ए प्राचीन मगधी भाषा, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत भाषा, ऑप्शन नंबर सी प्राकृत भाषा या ऑप्शन नंबर डी तमिल भाषा। तो आंसर होगा जो अशोक के जो शिलालेख थे वो प्राचीन मगधी भाषा में थे, किसमें, मगधी भाषा में थे। अच्छा अशोक के शिलालेख कितने हैं, तो अशोक के 14 शिलालेख हैं। कितने, 14 शिलालेख हैं। अच्छा इनकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो जो अशोक के जो शिलालेख हैं इनकी खोज 1750 ईस्वी में, कब, 1750 ईस्वी में टी कैंथेलर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा, टी कैंथेलर के द्वारा इसकी खोज की गई। अच्छा इन्हें पढ़ा किसने था, तो इन्हें पढ़ा था किसने, 1837 ईस्वी में पढ़ा था इन्हें, किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के शिलालेखों को 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था और इसकी खोज की थी टी कैंथेलर ने। किसने, टी कैंथेलर। जो अशोक के जो ये शिलालेख है तो ये ब्राह्मी लिपि में तो पूर्वी क्षेत्र के थे, कौन से, ब्राह्मी लिपि में पूर्वी क्षेत्र, और पश्चिमी लिपि में पश्चिमी क्षेत्र के वो किस लिपि में थे, तो वो खरिष्टी लिपि में, और भाषा मगधी भाषा में थे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, मुस्का डोमेस्टिका, फेलिस कैटस, कैनिस लुपस फेमिलियर्स या इक्वस कैवालस। तो आंसर क्या होगा, घरेलू मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है वो ऑप्शन नंबर ए मुस्का डोमेस्टिका। क्या, मुस्का डोमेस्टिका। अच्छा फेलिस कैटस किसका नाम है, तो ये किसका, कैट का नाम है, कैट का वैज्ञानिक नाम। और कैनिस लेपस फेमिलियर्स ये किसका नाम है, तो ये हमारा डॉग का यानी कुत्ते का नाम है। और इक्वस कैवालस ये किसका है, तो ये किसका, इक्वस कैवालस ये है हॉर्स का यानी घोड़े का क्या वैज्ञानिक नाम है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके द्वारा खोजा गया था, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्शन नंबर ए विलियम शॉकले, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट नोइसी, ऑप्शन नंबर सी मेर्सियन हॉप या ऑप्शन नंबर डी जॉन मैकार्थी। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किसके द्वारा खोजा गया था, तो वो ऑप्शन नंबर डी जॉन मैकार्थी के द्वारा खोजा गया था। क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा विलियम शॉकले ने किसकी खोज की थी, तो ये विलियम शॉकले जो हैं ये ट्रांजिस्टर के खोजकर्ताओं में से एक हैं, कौन, विलियम शॉकले। अच्छा रॉबर्ट नोइसी, तो रॉबर्ट नोइसी ये इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी के खोजकर्ताओं में से एक हैं। और ये मार्शियन हॉब ये किसके हैं, तो ये है माइक्रो प्रोसेसर, किसके, माइक्रो प्रोसेसर के खोजकर्ताओं में से एक हैं, कौन, मेर्सियन हॉब। और जॉन मैकार्थी किसके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोजकर्ता हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टान है, तो क्वार्ट्ज ऑप्शन नंबर ए आग्नेय चट्टान, ऑप्शन नंबर बी अवसादी चट्टान या ऑप्शन नंबर सी रूपांतरित चट्टान या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, क्वार्ट्ज जो है हमारी किस प्रकार की चट्टान है, तो वो ऑप्शन नंबर ए आग्नेय चट्टान है। किस प्रकार की, आग्नेय चट्टान है ये। अच्छा आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है, तो आग्नेय चट्टान का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी के उद्गार से निकले जो मैग्मा और लावा होते हैं उनके ठंडे होना और जमने से किसका, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। अच्छा आग्नेय चट्टान जो होती हैं वो क्या है, वो जैसे एक है ग्रेनाइट वो आग्नेय चट्टान है, बेसाल्ट ये भी एक आग्नेय चट्टान है, क्वार्ट्ज एक आग्नेय चट्टान है। अवसादी चट्टान तो जैसे बलुआ पत्थर है, कौन सा, बलुआ पत्थर ये आग्नेय है, बलुआ पत्थर ये आग्नेय चट्टान है। और क्या है, एक चूना पत्थर है, ये कैसी है, ये भी आग्नेय चट्टान है, चूना पत्थर। अच्छा रूपांतरित चट्टान के बारे में बात करें तो चूना पत्थर से प्राप्त क्या होता है, संगमरमर, तो ये हमारी कैसी है, संगमरमर, ये कैसी है, ये रूपांतरित। और बलुआ पत्थर से प्राप्त होता है क्या, क्वार्टजाइट, क्या, क्वार्टजाइट ये कैसी है, ये भी एक रूपांतरित चट्टान है, बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट
और चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण होता है। तो ये क्या है? रूपांतरित चट्टान है। अच्छा, क्वार्टजाइट एक रूपांतरित चट्टान है और क्वार्ट्ज क्या है? एक आग्नेय चट्टान है। अच्छा, इनके कैसे इनका निर्माण होता है उसकी एक साइकिल को आपको दिखा देते हैं। तो ये इसकी साइकिल है किसकी? रॉक की, यानी चट्टान की। क्या होता है कि वोल्केनो जब निकलता है, वोल्केनो से जब लावा निकलता है तो वो ठंडा होके क्या इग्नियस रॉक को निर्माण करता है, और इग्नियस रॉक छोटे छोटे सेडिमेंट में टूट जाती है, और वो छोटे छोटे सेडिमेंट जब टूटने के बाद जमा होते हैं तो वो सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी चट्टान के रूप में प्राप्त होती है। और जब अवसादी चट्टान यानी उसका रूप बदलता है, रूपांतरित होती है, तो वो किस में? तो वो रूपांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक के रूप में प्राप्त हो जाती है। किसके? मेटामॉर्फिक चट्टान के रूप में पहुंच जाती है, यानी रूपांतरित चट्टान। और जब ये रूपांतरित चट्टान फिर क्या लावा बन जाती है, यानी मैग्मा बन जाती है। क्या? मैग्मा बन जाती है। और ये मैग्मा बनने के बाद फिर ज्वालामुखी विस्फोट होता है, और फिर ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। तो ये जो है किसकी? रॉक साइकिल यानी चट्टान की एक साइकिल है, ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज के आखिरी क्वेश्चन। हरियाणा में कहाँ पर नया न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है? तो हरियाणा में कहाँ पर नया न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर बी सोनीपत, ऑप्शन नंबर सी फरीदाबाद, या ऑप्शन नंबर डी फतेहाबाद। तो आंसर क्या होगा? जो हरियाणा में एक नया न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है वो ऑप्शन नंबर डी फतेहाबाद में बन रहा है। कहाँ? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के कहाँ? गोरखपुर में, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। ये किस नाम से बन रहा है? तो ये गोरखपुर, किसके? गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से ये बन रहा है। कहाँ? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा में। ये इसका निर्माण कब शुरू हुआ था? तो इसका निर्माण 13 जनवरी 2014 को इस परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा। किसके? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा, यानी या जो 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। 13 जनवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किसका? गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट का क्या? पहले चरण का शिलान्यास किया गया था। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर।